पंजाब एक बार फिर उसी दौर में लौट रहा है जहां से वो वापस आया था। पंजाब को एक बार फिर उसी काले अंधेरे में धकेलने की पुरजोर कोशिश की जा रही है जिस अंधेरे से वो वापस आया है। अमृतपाल का कहना था कि हम पूरे पंजाब को वापस लेंगे, पहले भारत के कब्जे से लेंगे, फिर पाकिस्तान के कब्जे से लेंगे। लेकिन यहां अमृतपाल कहना क्या चाहता था, पहले भारत में जो हिस्सा है वो लेगा और फिर पाकिस्तान में जो हिस्सा है उसे लेगा, या फिर ये कहना चाहता था कि पहले भारत से हिस्सा लेगा और फिर उसे लेकर पाकिस्तान में मिल जाएगा। इन दो ही परिस्थितियों में ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन उसने सोच कैसे लिया कि पाकिस्तान का ये प्यादा हिंदुस्तान के टुकड़े कर सकता है। भारत एक बंटवारा देख चुका है, दूसरा नहीं देखेगा, चाहे हजार अमृतपाल जैसे भगोड़े क्यों ना खड़े हो जाएं। अमृतपाल ने एक बार फिर खालिस्तान की मांग को जिंदा कर दिया और खालिस्तान की मांग ने उस काली रात की याद को फिर ताजा कर दिया जिस रात ने देश ने 83 जवान खो दिए थे। हालांकि कोई उस रात को याद नहीं करना चाहता, लेकिन ना चाहते हुए भी वो याद एक बार फिर से ताजा हो चली है। इसी कड़ी में मैं आज आपको बताऊंगा उन दो जाबाज अफसरों की कहानी जिन्होंने खालिस्तान की कमर तोड़ने का काम किया था। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है और भारत 1947 में जल चुका था तो 84 में नहीं जल सकता था। भारत 84 में फूक फूक कर कदम रख रहा था क्योंकि पंजाब को तोड़ने की साजिश को नेस्तानाबूद करना था और खालिस्तान के उस सपने को तोड़ने का काम जिन अफसरों ने किया उनका नाम है केपीएस गिल और जूलियो रिबेरो। खालिस्तान शब्द जितना आज सुनाई देता है उतनी ही इस शब्द की धमक सुनाई देती थी 80 और 90 के दशक में। पंजाब पुलिस अमृतपाल को ढूंढने के लिए 3 दिन से पूरे पंजाब की खाक छान चुकी है, सारे बॉर्डर सील कर चुकी है, लेकिन अमृतपाल को नहीं ढूंढ पाई। हाईकोर्ट भी फटकार लगा चुका है और हाईकोर्ट ने कहा है कि आप 80,000 पुलिस वालों के साथ आखिर कर क्या रहे हैं। और खालिस्तान को लेकर जब बात पुलिस के एक्शन की आती है तो उन दो जाबाज अफसरों की याद जरूर आती है जिन्होंने पंजाब में शांति कायम करने का काम किया था। खालिस्तानियों ने ब्रिस्बेन, लंदन और अमेरिका से तिरंगे का अपमान करने की कोशिश की और अमृतपाल के समर्थन में आवाज बुलंद करने की भी कोशिश की। लंदन में तो खालिस्तान समर्थकों ने तिरंगे को भारतीय उच्चायोग से उतारकर अपना खालिस्तानी झंडा लगाने की कोशिश की। हालांकि बाद में उस झंडे से बड़ा तिरंगा वहां लगा दिया गया, लेकिन सवाल ये है कि आखिर उनकी हिम्मत इतनी हुई कैसे। कहां सो रहा था लंदन का प्रशासन जो उसने तिरंगे का अपमान होने दिया, क्योंकि किसी भी देश में जहां दूसरे देशों के उच्चायोग या एम्बेसी होती हैं वो एरिया बेहद ही संवेदनशील माना जाता है। लेकिन फिर भी ये शर्मनाक घटना हुई। हालांकि भारत ने सख्त लहजे में इस घटना पर जवाब मांगा है। लंदन के साथ कई और देश ऐसे हैं जहां भारत सरकार की खिलाफत चल रही है और खालिस्तान का समर्थन। इन सब के बीच केपीएस गिल और जूलियो रिबेरो की चर्चा की जा रही है, तो चलिए बताता हूं आपको इनके बारे में। जब पंजाब जल रहा था तब वहां हिंसा, चीख पुकार, आगजनी, हत्याएं, बंदूकें, नंगी तलवारें ये आम बात थी। इंदिरा गांधी उस वक्त प्रधानमंत्री थी। इस हालात से पंजाब को कैसे बाहर निकाला जाए, क्योंकि हालात हाथ से निकल चुके थे। आए दिन पीएमओ में बैठकें होती थी। एक लिहाज से भिंडरावाला पर काबू पाना इंदिरा गांधी के लिए नाक का सवाल भी था, क्योंकि केंद्र में जब जनता दल की सरकार आई तो पंजाब में भी कांग्रेस ने अपना जनाधार खो दिया था। पंजाब की सत्ता से कांग्रेस को उखाड़कर अकाली दल ने कब्जा कर लिया था। ये बात कांग्रेस या कहें कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को सहन नहीं हुई और उन्होंने वो खोज शुरू कर दी जिससे वो अकाली दल को जवाब दे सके। और ये खोज पूरी हुई भिंडरावाला पर आकर। भिंडरावाला कांग्रेस का साथ पाकर गदगद था और उसकी खालिस्तान की मांग पर लग चुके थे, पर उसकी हिंसा बढ़ने लगी थी, उसका ग्राफ भी तेजी से बढ़ रहा था। इसी बीच उसने अकाल तख्त पर भी कब्जा कर लिया था। इसी बीच कांग्रेस ने सत्ता भी पाली और कांग्रेसी सीएम ने इंदिरा तक संदेश पहुंचाया कि भिंडरावाला बेलगाम हो चुका है।
उस पर लगाम लगानी चाहिए। लेकिन इंदिरा गांधी ने इस बात को दरकिनार कर दिया, क्योंकि इंदिरा को अभी पंजाब में अपना वजूद बढ़ाना था, आधार बढ़ाना था, वोटों का जनाधार बढ़ाना था। अभी भिंडरावाला के दम पर जनाधार को और मजबूत करना था। राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं में जन्मा भिंडरावाला पंजाब के लिए जहर बन चुका था। उसने पहले पंजाब केसरी के मालिक लाला जगत नारायण की हत्या की, क्योंकि उन्होंने पंजाब के बिगड़ते हालातों पर बेखौफ होकर लिखा था। इस हत्या के आरोप में भिंडरावाला जेल भी गया, लेकिन राजनीतिक संरक्षण के चलते जल्दी रिहा भी हो गया। ये सब इतने पर ही नहीं थमा। इसके बाद गुरुद्वारे की सीढ़ियों पर एक आईपीएस ऑफिसर की हत्या कर दी जाती है और उसके बाद एक बस में सवार 6 हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया जाता है। लेकिन इंदिरा की आंख तब भी नहीं खुली जब भिंडरावाला ने इंदिरा का साथ छोड़कर अकाली दल के साथ हाथ मिला लिया और 1973 में खालिस्तान की मांग के लिए जो प्रस्ताव पेश किए गए थे उन पर अकाली दल के साथ मिलकर काम करने लगा। यहीं से पड़ी थी ऑपरेशन ब्लू स्टार की नींव। और इस ऑपरेशन की कमान सौंपी गई थी कंवरपाल सिंह गिल, मतलब केपीएस गिल को। 1980 का दौर वो दौर था जब भिंडरावाला की लोकप्रियता चरम पर थी और उसे संत जी कहने वाले उसके एक इशारे पर जान ले भी सकते थे और जान दे भी सकते थे। केपीएस गिल वो नाम है जिसने हर एक भारतीय वाकिफ है। पंजाब के डीजीपी रहे केपीएस गिल ने खालिस्तानियों की कमर तोड़ने का काम किया था। हालांकि उस दौरान उनके ऊपर कई आरोप भी लगे और वो आरोप थे सिख युवाओं के एनकाउंटर के। लेकिन फिर भी 1984 में हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार की कमान उन्हीं के हाथों में सौंपी गई। ऐसा पहली बार हो रहा था जब देश के अंदर किसी ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए सेना को बुलाना पड़ा था, और ऐसा भी पहली बार था जब किसी धार्मिक स्थल पर सेना को ऑपरेशन करना था, क्योंकि अपने हथियारों के जखीरे और गुर्गों के साथ भिंडरावाला स्वर्ण मंदिर पर कब्जा करके बैठा था। उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, गोला बारूद, बंदूकें, कारतूस। ऑपरेशन 5 जून की शाम को शुरू हुआ और अगले दिन सुबह 6 जून तक चला। सेना को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि भिंडरावाला इतना मजबूत होकर अंदर बैठा है। एक वक्त पर भिंडरावाला ने सेना के पैर उखाड़ दिए थे, लेकिन अंत में उसे मार गिराया गया। इस ऑपरेशन के दौरान सेना को हिदायत दी गई थी कि स्वर्ण मंदिर को नुकसान ना पहुंचे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और स्वर्ण मंदिर को इस ऑपरेशन का खामियाजा चुकाना पड़ा। स्वर्ण मंदिर के हालात खराब हो चुके थे और सेना के 83 जवानों को वीर गति को प्राप्त होना पड़ा था। ये एक बड़ा नुकसान था, अपूरणीय क्षति थी, लेकिन पंजाब को टूटने से बचा लिया गया था। केपीएस गिल ने उस वक्त कड़ा रुख अख्तियार किया था। बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की गई थी। हालांकि खालिस्तानियों की धमकियों का सामना उन्हें भी करना पड़ा था, लेकिन वो डरे नहीं और उन्होंने अपनी कार्रवाई जारी रखी। इस जाबाजी के लिए उन्हें साल 1989 में पद्मश्री से भी नवाजा गया। गिल पंजाब से पहले पूर्वोत्तर में काम कर चुके थे, तो उन्हें उनके पास हथियार बंदों पर काबू कैसे करना है इस बात को वो जानते थे, इसलिए वो पंजाब में भी सफलतापूर्वक ऑपरेशन कर पाए। इसके बाद नंबर आता है जूलियो रिबेरो का। अब भी दौर वही था, मतलब साल 1984 ही था। जून में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था और 31 अक्टूबर 1984 को देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उन्हीं के 2 सिख अंगरक्षकों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद एक बार फिर देश में आग लगी और इस बार ये आग दिल्ली से लेकर पंजाब तक लगी थी। इस घटना ने सिखों के खिलाफ देश में जहर भरने का काम किया था। हालांकि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। जगह जगह सिखों को मारे जाने लगा। वो दौर भी बेहद भयावह और डरावना था। उस वक्त असल में बेगुनाहों को मारा जा रहा था और खबरें ऐसी भी थी कि इस हिंसा को भड़काने का आदेश दिल्ली से ही आया था। ब्लू स्टार के बाद लग रहा था जैसे खालिस्तान की आग शांत हो जाएगी, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर से देश को भड़का दिया और देश में जहर घोलने का काम किया। फिर से पंजाब उसी दौर में लौटने लगा था। इसके बाद 1986 में ऑपरेशन ब्लैक थंडर लॉन्च किया गया। कुछ लोगों के लिए भिंडरावाला संत था तो कुछ लोगों के लिए महान, जबकि एक तबका ऐसा भी था जो खालिस्तान जैसी किसी सोच को नहीं मानता था। इस ऑपरेशन ब्लैक थंडर की कमान संभाली थी
जूलियो रिबेरो ने। जूलियो मुंबई पुलिस में कमिश्नर हुआ करते थे, बाद में पंजाब के डीजीपी बनाए गए क्योंकि स्वर्ण मंदिर पर फिर से खालिस्तानियों का कब्जा होने लगा था और फिर से वही परेशानी पैदा होने लगी थी। लेकिन ऑपरेशन ब्लू स्टार का डर पंजाब में रहने वाले हर एक इंसान के मन में था और साथ ही नुकसान का अंदाजा पुलिस को भी था। एक इंटरव्यू के दौरान जूलियो से जब पूछा गया कि ऑपरेशन ब्लू स्टार और ऑपरेशन ब्लैक थंडर में क्या फर्क समझते हैं, तो इसका जवाब देते हुए उन्होंने बड़ी सहजता से कहा था, उस वक्त मैं मुंबई का कमिश्नर था तो मुझे बस उतनी ही जानकारी है जितनी आपको है। हाँ, ऑपरेशन ब्लैक थंडर के वक्त मैं उसकी कमान संभाल रहा था और पंजाब का डीजीपी भी था। उन्होंने बताया कि हालात नाजुक हो रहे थे, स्वर्ण मंदिर पर फिर से खालिस्तानी बेस बना रहे थे। उस वक्त कई गांवों के सरपंच आए, उन्होंने बताया कि हम खालिस्तानियों के साथ नहीं हैं, वो कुछ लोग हैं जो अशांति पैदा कर रहे हैं, हम भारत के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। इन्हीं गांव वालों की मदद से पंजाब पुलिस ने पहली बार गांव-गांव घूमकर सर्च ऑपरेशन चलाया था। यह आदेश जूलियो ने ही दिया था। पुलिस को गांव वालों का समर्थन मिला और इस समर्थन के बहुत सारे खालिस्तानियों को गिरफ्तार करवाया। इसके बाद भारत के ब्लैक कैट कमांडो उतारे गए, बीएसएफ के जवान और पंजाब पुलिस इनके साथ थी। ऑपरेशन कई दिनों तक चला और 200 से ज्यादा खालिस्तानियों को गिरफ्तार किया गया। कईयों ने खुद सरेंडर कर दिया। कहा जाता है कि यह ऑपरेशन पहले ऑपरेशन ब्लू स्टार से ज्यादा सफल रहा था क्योंकि इसमें जवान शहीद नहीं हुए थे। लेकिन भूलना यह भी नहीं चाहिए कि ब्लू स्टार की वजह से ही भिंडरावाला मारा गया था, जो सबसे बड़ा खलनायक था, और साथ ही ऑपरेशन ब्लू स्टार का खौफ भी खालिस्तानियों के दिमाग में था, जो 2 साल पहले ही हुआ था। यही वजह है कि इन 2 जाबाज अफसरों को आज भी देश पंजाब के हालात सामान्य करने के लिए याद करता है। आप इस जानकारी पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।